क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन जनवरी 2023 द लेजिस्लेटिव बिल प्रोवाइडिंग डैश रिजर्वेशन टू वुमेन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नर द्वारा एक लेजिस्लेटिव बिल अप्रूव किया गया जिसमें क्या था, जिसमें विमेन को स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये कितना परसेंट रिजर्वेशन विमेन्स को दिया गया है वहां के स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में? तो ये दिया गया है 30% का रिजर्वेशन। कितने का रिजर्वेशन दिया गया है? 30% का रिजर्वेशन उत्तराखंड में वहां के विमेन्स को स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में दिया है। अगर बात की जाए उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड ये फॉर्म कब हुआ है? ये फॉर्म हुआ है 9 नवंबर। कब? 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, 21 स्टेट से अलग होकर इसको फॉर्म किया गया था। तो ये जो उत्तराखंड का हिस्सा है ये पहले उत्तर प्रदेश में था। इसमें था पहले ये उत्तर प्रदेश में था और बाद में इसको 9 नवंबर 2000 को इसको अलग करके एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। अगर बात की जाए उत्तराखंड के अभी करंट चीफ मिनिस्टर की, तो अभी इसके करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इसमें कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। कितनी? 5 लोकसभा सीट्स हैं। इसमें टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट है? तो इसमें टोटल 70 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ब्यूटेन टू ऑल इज अ। ठीक है, तो ब्यूटेन टू ऑल क्या है? ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। ठीक है, ऑल अल्कोहल का सफिक्स है। तो ब्यूटेन टू ऑल क्या है? ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन टू ऑल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है अपने से? इंडियन म्यूजिशियन रवि शंकर वॉन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इन 1968 फॉर बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डन बाय हिम। ठीक है, इंडियन म्यूजिशियन रवि शंकर जो हैं इन्होंने 1968 में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो ये किस काम के लिए इनको ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था इनको वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। लेटर ऑन ये जो रविशंकर हैं इनको 1999 में, कब? 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न भी इनको मिला है। 1971 में रविशंकर और एक इंग्लिश म्यूजिशियन थे, कौन? जॉर्ज हैरिसन। कौन? जॉर्ज हैरिसन। इन दोनों ने मिलके बांग्लादेश में, कहाँ पे? बांग्लादेश में एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया था जिससे कि वहाँ के जो रिफ्यूजीज है ना, जो वहाँ के रिफ्यूजीज हैं उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा कर सके। उसी कंसर्ट को द कंसर्ट ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। क्वेश्चन 4 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन केरला स्टेट। ठीक है, तो कौन सी रिवर है जो केरला स्टेट में नहीं फ्लो करती है? ये है पेन्नेर रिवर। अपना ऑप्शन 4 करेक्ट है इसका। पेन्नेर रिवर केरला स्टेट से नहीं फ्लो करती है। तो ये फ्लो कहाँ से करती है? ये फ्लो करती है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से। अच्छा, ये जो पेन्नेर रिवर है इसको पेन्ना नाम से भी जाना जाता है। किसे? इसको पेन्ना नाम से भी जाना जाता है। और बात की जाए पेन्नेर रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो पेन्नेर रिवर ओरिजिनेट होती है नंदी हिल्स से। कहाँ से? नंदी हिल्स, जो कि कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में नंदी हिल से ये पेन्नेर रिवर ओरिजिनेट होती है। इसको पेन्ना नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 5 celebrated every year the Guru Kelu Charan Mohapatra Award Festival is named after the famous classical dancer of which of the following dance forms। ठीक है, तो हर साल मनाया जाने वाला ये जो केलू चरण मोहापात्रा अवार्ड फेस्टिवल है ये एक क्लासिकल डांसर के नाम पे है। तो ये जो क्लासिकल डांसर हैं वो कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं? केलू चरण मोहापात्रा ओडिसी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है। किससे हैं? ओडिसी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं केलू चरण मोहापात्रा, और इन्हीं के नाम पे ये केलू चरण मोहापात्रा अवार्ड हर साल एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। बात किया जाए अगर मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है? कहाँ का है? ये है केरल का डांस फॉर्म। बात की जाए अगर कथक की, तो कथक कहाँ का है? ये है नॉर्थ इंडिया का। कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है, मेनली उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? मेनली
उत्तर प्रदेश का ये डांस फॉर्म है। बात की जाए अगर कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? तो ये हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। किससे? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये फ्री कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। अगर बात की जाए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कब था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है 2002 में। ठीक है, और इसके तहत आर्टिकल 21A अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। क्या? आर्टिकल 21A अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ और ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। अगर बात की जाए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। और ये कब आया था? ये आया था 1976 में। कब आया था ये आया था 1976 में। और इसके तहत आर्टिकल 51A अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। वहीं जो ये 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में। कब आया था? 1989 में। और इसमें एससी एंड एसटी के रिजर्वेशन की, सीट रिजर्वेशन की बात की गई है। बात की जाए अगर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये 1992 में आया था। कब आया था? ये 1992 में आया था और ये पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ये डील करता है। द आउटर मोस्ट कवर ऑफ प्लांट सेल्स आर नोन एज। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है प्लांट सेल का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। दैट इज ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। बात की जाए अगर सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये एक थिन लेयर है। ठीक है, एक थिन और फ्लेक्सिबल लेयर होता है सेल के ऊपर, जो कि सेल को बाहरी एनवायरनमेंट से क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, बात की जाए अगर लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स को हम लोग एज अ सुइसाइडल बैग भी जानते हैं। क्या? एज अ सुइसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। और इसको सुइसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। बात किया जाए गोल्जी एपरेटस की, तो गोल्जी एपरेटस क्या होता है? गोल्जी एपरेटस मेनली इसका काम क्या है? लिपिड्स और प्रोटीन्स को बनाना। क्या? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन 8 अपने से क्या पूछ रहा है? गुरुवायुर एकादशी इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। ठीक है, तो गुरुवायुर एकादशी किस इंडियन स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल है? तो ये है केरला का कल्चरल फेस्टिवल। कहाँ का? केरला का ये कल्चरल फेस्टिवल है। अगर बात की गुरुवायुर एकादशी, तो ये गुरुवायुर जो है ना, ये एक टेम्पल है। गुरुवायुर एक टेम्पल है जहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो गुरुवायुर फेस्टिवल है ये मेनली नवंबर दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट होता है। कब? नवंबर दिसंबर मंथ में इस गुरुवायुर फेस्टिवल को गुरुवायुर टेम्पल में सेलिब्रेट करते हैं। कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन 9 क्या है? द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट्स ओवर। ठीक है, तो जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये कहाँ ओरिजिनेट होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन में। कहाँ पे? द मेडिटेरेनियन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिनेट होता है ये मेडिटेरेनियन में। अगर बात की जाए मेडिटेरेनियन की, तो ये मेडिटेरेनियन लोकेटेड कहाँ है? तो मेडिटेरेनियन जो है ना, ये मेनली 3 कॉन्टिनेंट इसको घेर के रखे हुए हैं। ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं वो? यूरोप, अफ्रीका और एशिया ईस्ट साइड से इसको घेरे हुए हैं। क्वेश्चन 10 अपने से क्या पूछ रहा है? हु along with आर्थर कॉम्पटन received the Nobel Prize in 1927 for the development of the cloud chamber for the detection of charged particles। ठीक है, तो आर्थर कॉम्पटन के साथ 1927 में और कौन था जो नोबेल प्राइज रिसीव किया था? किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड चैम्बर, क्लाउड चैम्बर के डेवलपमेंट के लिए। और ये क्लाउड चैम्बर है क्या? ये चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने की एक डिवाइस है। ठीक है, क्लाउड चैम्बर के डेवलपमेंट के लिए किसको आर्थर कॉम्पटन के साथ 1927 में नोबेल प्राइज दिया गया?
तो ये दिया गया था चार्ल्स विल्सन को। ठीक है, किसको? चार्ल्स विल्सन और आर्थर कॉम्पटन को ये नोबेल प्राइज 1927 में दिया गया। किस काम के लिए इनको मिला था? तो इनको मिला था क्लाउड चैम्बर के डेवलपमेंट के लिए। और एक क्लाउड चैम्बर का काम क्या है? तो ये चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है। क्या? ये चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज मेड बाय इट? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पार्लियामेंट को एक बेटर लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल कोर्ट इस्टेब्लिश करने का पावर देता है? ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 247। कौन सा है? ये है आर्टिकल नंबर 247, जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो लॉ के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडिशनल कोर्ट इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, बात किया जाए वहीं आर्टिकल 246 की। ये क्या है? आर्टिकल 246 की। तो ये आर्टिकल 246 ये किस चीज की बात करता है? तो ये बात करता है जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच में, किसके? यूनियन और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करता है। वहीं आर्टिकल 248, आर्टिकल 248 किस चीज की बात करता है? तो आर्टिकल 248 लेजिस्लेशन की रेजिड्यूरी पावर की बात करता है। किसकी? लेजिस्लेशन के रेजिड्यूरी पावर की बात करता है। वहीं ये जो आर्टिकल 253 है, ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या? इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सेंसस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर डैश इन द ईयर 1872। तो इंडिया में सेंसस स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में। और किसके अंडर ये सेंसस स्टार्ट हुआ था? तो उस टाइम लॉर्ड मेयो जो था वो वॉइस रॉय था। कौन? लॉर्ड मेयो के टाइम में सेंसस आया था। लेकिन जो अपना बात की जाए जो रेगुलर या ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था। कब आया था? 1881 में। और इस टाइम कौन वॉइस रॉय था? इस टाइम था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन इस टाइम वॉइस रॉय था 1881 में। और ये जो पहला ऑफिशियल सेंसस था इसको सिंक्रोनाइज सेंसस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सिंक्रोनाइज्ड सेंसस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर बात की जाए लॉर्ड लॉरेंस की, ये 1864 से लेके 1869 तक वाइसरॉय रहा है। और इसको इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। वहीं बात की जाए अगर लॉर्ड कैनिंग की, ठीक है, वहीं बात की जाए अगर लॉर्ड कैनिंग की, तो ये 1856 से लेके, कब से? ये 1856 से लेके 1862 तक इंडिया का वॉइसरॉय रहा है। और इसके टाइम क्या हुआ था? इसके टाइम जो एक बड़ा कांड हुआ था ये 1857 का रिवॉल्ट इसके टाइम में हुआ था। वहीं अगर बात की जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये 1786 से लेके 1793 तक गवर्नर जनरल रहा है ब्रिटिश इंडिया का। और इसके टाइम क्या हुआ था ये? और ये मेनली परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम के लिए ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये जाना जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक था। और इसके टाइम क्या हुआ था? 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम 1872 में पहली बार सेंसस आया था। पहली बार जो सिंक्रोनाइज सेंसस था या फिर ऑफिशियल सेंसस था वो 1881 में आया था। और उस टाइम जो वॉइस रॉय था वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हु रोट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन पर्सियन टू डिनाउंस द बिलीफ इन मैनी गॉड्स? ठीक है, तो किसने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट को पर्सियन लैंग्वेज में लिखा है? तो ये लिखे हैं राजा राम मोहन रॉय। कौन लिखा था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट? राजा राम मोहन रॉय। ये जो राजा राम मोहन रॉय हैं ये मोनोथिज्म के एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। किसके? मोनोथिज्म के। मोनोथिज्म क्या होता है? केवल एक भगवान की पूजा करना, एक भगवान को मोस्ट पावरफुल मानना। ठीक है, तो ये मोनोथिज्म के क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय को ब्रह्मो समाज के फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है।
बात की जाए अगर स्वामी दयानंद की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये भी वैदिक प्रिंसिपल्स के, किसके, ये भी वैदिक प्रिंसिपल्स जो हैं अपने, उनके और मोनोथिज्म के एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं। और इनको जाना जाता है किसके लिए, इनको जाना जाता है आर्य समाज के फाउंडर के रूप में, इनको आर्य समाज के फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है। ये जो स्वामी श्रद्धानंद हैं, स्वामी श्रद्धानंद ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या हैं, डिसिपल थे। वहीं बात की जाए अगर स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण, ठीक है, इनके डिसिपल रहे और इनको हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए जाना जाता है, किसके लिए, हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए। क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेटाजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये है ओबेलिया। कौन सी, ओबेलिया। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस की प्रोसेस होती है। मेटाजेनेसिस होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन से इन लोग क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर डैश, ठीक है, तो मगध महाजनपद कौन कौन से रिवर से सराउंडेड था, तो ये सराउंडेड था गंगा और सोन नदी से। किससे, गंगा और सोन नदी, तो ऑप्शन अपना ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा एंड सोन। Question 16, Lai Haraoba is the earliest form of which of the following classical dances of India, ठीक है, तो लाई हरोबा कौन से क्लासिकल डांस का अर्लीस्ट फॉर्म है, पहले उसको लाई हरोबा नाम से जानते थे और अभी उसको किसी और नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा डांस है, वो है मणिपुरी। कौन सा, मणिपुरी जो है, जिसको लाई हरोबा नाम से पहले जाना जाता था। हर एक पेपर में लगभग एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन क्लासिकल डांसेस से अपने आते ही हैं। बात की जाए अगर मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, ये है केरला का। कहाँ का, केरला का ये क्लासिकल डांस है। सतरिया कहाँ का है, तो सतरिया असम का क्लासिकल डांस है। वहीं कथकली कहाँ का है, तो कथकली भी केरला का क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन 17 क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक अप कैप्टेंसी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मेंस टेस्ट साइड फुल टाइम इन नवंबर 2021, ठीक है, तो वो कौन से फास्ट बॉलर हैं जिनको पहली बार ऑस्ट्रेलियन मेंस टेस्ट टीम की फुल टाइम कैप्टेंसी नवंबर 2021 में दी गई, तो ये है पैट क्यूमिंस। कौन है, पैट क्यूमिंस। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, पैट क्यूमिंस। क्वेश्चन 18 क्या है, स्मॉल स्केल यूनिट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, तो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं उनको लार्ज स्केल यूनिट से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है, तो ये डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस पे डिफरेंशिएट किया जाता है कि उनको स्मॉल स्केल यूनिट कहा जाएगा या फिर लार्ज स्केल यूनिट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, वेयर डिड इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, तो इसको जो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की थी, तो ये इस्टेब्लिश किया था इसने हीरापुर में। कहाँ पे, हीरापुर में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1918 में। 1918 में इसने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी और उस टाइम गवर्नमेंट ने एज अ पीएसयू इसको इस्टेब्लिश किया था। लेटर ऑन 1918 से बाद में 1972 में इसको क्या किया गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, 1972 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया और उसके बाद अभी 2006 में इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया। किसमें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसको मर्ज कर दिया गया है, सेल में। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन 110 मीटर हर्डल रेस इज, ठीक है, तो एक 110 मीटर के हर्डल रेस में कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स होते हैं, तो ये होते हैं 10 नंबर ऑफ फ्लाइट्स। कितने, 10 नंबर ऑफ फ्लाइट्स होते हैं एक 110 मीटर के हर्डल रेस में। ये हर्डल रेस है क्या, तो ये एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। हर्डल रेस क्या है, ये एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। ये हर्डल रेस होता क्या है, तो हर्डल रेस में क्या होता है ना कि एक ट्रैक पे रेस होता है जिसमें कुछ हर्डल्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ हर्डल्स रहेंगे जिनको क्या कहेगा, जो एथलीट होगा उनको क्या करेगा, जंप करेगा, जंप करके उन हर्डल्स को क्रॉस करता है। तो ये जितने जंप्स होते हैं, जितने हर्डल्स होते हैं और जितनी बार वो कूदता है किसी हर्डल को, वही कहलाते हैं नंबर ऑफ फ्लाइट्स। क्या, वही कहलाता है क्या, नंबर ऑफ
फ्लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स इन पैरालंपिक 2020। तो कौन सी कंट्री है जो 2020 पैरालंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जीती थी। तो ये चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड जीती थी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी तो नहीं पूछना चाहिए इसको। अभी 2024 में अपना दूसरा नेक्स्ट पैरालंपिक हो रहा है, और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है पेरिस में। ठीक है, तो जो ओलंपिक है वो तो शुरू हो गया कब से, 26 जुलाई से, और अपना पैरालंपिक्स लास्ट में होगा कब से, 28 अगस्त से अपना पैरालंपिक स्टार्ट होगा। प्राइमरली अंडर हुज परसुएशन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, तो किसके परसुएशन पे, किसके कहने पे महात्मा गांधी जो है चंपारण गए थे, और वहां पे पीजेंट्स के प्रॉब्लम को, वहां पे फार्मर्स के प्रॉब्लम को उन्होंने सुना और समझा था। तो ये राजकुमार शुक्ला के कहने पे। ठीक है, किसके, राजकुमार शुक्ला के कहने पे उन्होंने वो चंपारण गए और वहां पे उन पीजेंट्स और फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स था उनको सुना था। ये जो अपना चंपारण सत्याग्रह है, ये हुआ कब था, ये हुआ था 1917 में। ठीक है, ये 1917 में हुआ था, और ये अपने इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। क्यों, क्योंकि पहली बार ऐसा इवेंट हुआ था, पहली बार ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें सत्याग्रह को, इसको, इसमें सत्याग्रह को एज अ पॉलिटिकल टूल किसी ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अपने इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, विच स्टेट असेंबली पास्ड अ रिजोल्यूशन टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 2021। ठीक है, तो कौन सी स्टेट असेंबली थी जिसने 2021 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए अपने यहाँ एक स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया था। अभी बात की जाए, अभी कितने स्टेट्स हैं अपने कंट्री में जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो टोटल 6 स्टेट्स हैं। कितने, 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो कौन कौन से हैं, वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, और बिहार। ये जो 6 स्टेट्स हैं इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सा रिवेन्यू रिसीट का, गवर्नमेंट के रिवेन्यू रिसीट का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये है जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये रिवेन्यू रिसीट होता क्या है, तो रिवेन्यू रिसीट जैसे जो भी गवर्नमेंट है उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, क्या, जो गवर्नमेंट की बिजनेस एक्टिविटीज हैं, बिजनेस एक्टिविटीज का जो नॉर्मल कोर्स होता है उसमें जो भी इनकम रिसीव करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अपने बिजनेस एक्टिविटीज के नॉर्मल कोर्स में जो इनकम रिसीव करती है कोई भी गवर्नमेंट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रिवेन्यू रिसीट। और इसके एग्जांपल्स अगर बात की तो इसके एग्जांपल्स वही है, क्या, टैक्सेस हो गया, फीस हो गए, कोई से सरचार्ज सेस लगा दिया, या फिर ड्यूटीज जो लगा देती है गवर्नमेंट, ये सारे क्या होते हैं, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, नॉर्मल कोर्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज के। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, ही वॉज अ दिल्ली सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोज इन द कोर्ट, हु वॉज ही। ठीक है, तो एक दिल्ली सुल्तान की बात कर रहा है जो कि अपने कोर्ट में सिजदा और पाइबोज के प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था। तो ये कौन है, ये था घियासुद्दीन बलबन। कौन था, घियासुद्दीन बलबन, दैट इज ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। घियासुद्दीन बलबन जो था वो अपने कोर्ट में सिजदा और पाइबोज की शुरुआत किया था। तो अपने इस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में।